सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा एसिड है, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर। देखो, इससे पहले हमने एसिड बेस और सॉल्ट में 2 लेक्चर किए हैं। फर्स्ट में तो हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ओके। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने किया था कि जो एसिड्स हैं, एसिड की क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब जो एसिड है वो कितने टाइप के हमारे हम एसिड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। सो वो डिफरेंट थी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन की हमने, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की हमने, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की हमने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हमने बेसिटी की थी। तो हमने 4 क्लासिफिकेशन की थी एसिड की। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा एसिड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम एसिड की बात करेंगे। ओके। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको सबसे पहले ही बताई थी कि जो एसिड और बेस का जो बेसिक हम रिकॉग्नाइज करते हैं, किस बेस पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो करते हैं हम टेस्ट के बेस पे। किसके बेस पे करते हैं, हम टेस्ट के बेस पे करते हैं। कि हमें पता है कि जो एसिड का टेस्ट कैसा है, सोर इन टेस्ट, और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है और सबसे पहले जो हमने जो मेन पॉइंट किया था एसिड के बारे में, वही उसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ओके। तो सबसे पहले क्या है, सोर इन टेस्ट, कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है। ओके। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो है हमारे टेस्ट के बेस पे, और यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। ओके। जो सेकंड है हमारी जो प्रॉपर्टी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे लिटमस पेपर के ऊपर। वो क्या है, हमारे लिटमस पेपर के ऊपर। ठीक है। देखो, जब भी जैसे आप लैब में जाते हो तो लैब में क्या होता है, लैब में हमें 2 तरह के लिटमस पेपर मिलते हैं, एक मिलता है ब्लू और एक मिलता है रेड। लैब में जाएंगे एक तो हमें एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। जरूरी नहीं कि इसी टाइप की 2 ही लिटमस पेपर और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। बट जो मेजर हम जो ज़्यादातर बात करते हैं वो ब्लू लिटमस की और रेड लिटमस की ही बात करते हैं। ओके। एक नॉर्मल सी कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल सी स्ट्रिप होती है इस तरह की, एक क्या होगी, ब्लू कलर की होगी, और एक क्या होगी, रेड कलर की होगी। ठीक है। तो इस तरह लैब के अंदर ब्लू कलर की स्ट्रिप्स भी मिलती हैं और रेड कलर की भी स्ट्रिप्स होती हैं। इसी को ही हम लिटमस पेपर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम लिटमस पेपर बोलते हैं। ओके। अब देखो, ये ना एसिड, जैसे लेट्स से कि हमारे पास कोई बीकर है, उसके अंदर ना कोई भी लिक्विड है, हमें बताना है कि ये हमारा एसिड है या फिर ये हमारा बेस है। ठीक है। ये हमारा एसिड है या फिर ये हमारा बेस है, या फिर नॉर्मल ये बात करें कि वाटर है। ठीक है। नॉर्मल बात करें कि क्या है, ये वाटर है। ओके। अब होता क्या है कि जो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिड है, कौन सा सोल्यूशन हमारा बेस है, या फिर ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। ओके। अब होता क्या है कि देखो, लेट्स से कि इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर क्या है, एसिड है। अब जैसे ही मैं ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको मैं एसिड के अंदर डालूंगा, तो एसिड के अंदर डालने पे क्या होगा, जो ब्लू लिटमस है ना, जो ब्लू लिटमस है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू से क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। जो ब्लू लिटमस है, जो हमें पहले ब्लू दिख रहा था, जैसे हमने उसको एसिड के अंदर डाला, उसके बीकर के अंदर डाला, अब वो ब्लू नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। अगर ब्लू से रेड हो रहा है, अगर ब्लू से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। ठीक है। ओके। अब देखो, मैं इसके अंदर रेड डालूंगा, मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, एसिड के अंदर रेड डालूंगा, तो रेड के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड सेम रहेगा, रेड ही रहेगा वो। ठीक है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा जो ब्लू लिटमस है, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या करूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट और कर रहा हूं, मैं वहां पे ना 3 बीकर ले रहा हूं, मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, 3 बीकर ले रहा हूं, तीनों के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन है, तीनों के अंदर लिक्विड है। मेरे को बताना है कि इनमें से बताओ कौन सा एसिड है, इसमें से कौन सा इसमें से बेस है, कौन सा इसमें से जो लिक्विड है। ठीक है। मैंने ये ए मार्क कर दिया, ये बी, और ये हो गया सी मार्क हो गया। ठीक है। मेरे को इनमें से बताना है कौन सा इसमें एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा क्या है, वाटर है।
ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले ब्लू लिटमस लेके चलूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, ब्लू लिटमस लेके चलूंगा। अब देखो ब्लू लिटमस मैंने ए में डाला, बी में डाला, सी में डाला, ब्लू लिटमस मैंने तीनों में डाला। अब तीनों में डालने के बाद क्या होगा, देखो अगर वो बेस हुआ, बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वाटर भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अगर वहां पे एसिड हुआ तो एसिड क्या कर देगा, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, उसको क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से कि हमने अज्यूम कर लिया कि जैसे हमने इसके अंदर ब्लू लिटमस डाला, इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर अब रेड हो गया, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो ए तो क्या हुआ फिर हमारा एसिड है, इसका मतलब ए के अंदर क्या, इसके मतलब इसके अंदर एसिड है, ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया कि ए में क्या है, ए में एसिड है। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बी भी है और सी भी है, बी और सी बचते हैं हमारे पास, ठीक है, ओके। अब हमारे पास बी भी है और सी भी है। अब देखो जो ये हमारा जो ब्लू रेड हो चुका है, जो ये हमारा ब्लू क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब तो रेड हो गया ना एसिड में डालने के बाद, ओके। अब उसी रेड को हम दोनों में डालेंगे, उसी सेम रेड को क्या करेंगे, हम दोनों में डालेंगे। अब दोनों में से डालने के बाद एक में तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक में तो जैसा कलर है रेड है तो रेड ही रहेगा, बट एक क्या करेगा, उस रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एक क्या करेगा, उस रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, वो क्या है, बेस है। एसिड अगर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड करता है ब्लू टू रेड, और जो बेस होगा वो क्या होगा, रेड टू ब्लू होगा। लेट्स से कि जो बी है, बी ने क्या किया, बी ने कलर को चेंज कर दिया, तो बी क्या हुआ हमारा बेस, और जो सी बचा, सी क्या नॉर्मल हमारा वाटर है, सी क्या, सी हमारा नॉर्मल वाटर है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है कि वो एसिड है या फिर बेस है या फिर वो कुछ भी नहीं है, क्लियर, समझ आ गया। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको जैसे एसिड है, एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू टू रेड जाएंगे, जो बेस होंगे, बेस कहाँ से कहाँ जाएंगे, रेड टू ब्लू जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि एसिड पहले आता है, बेस बाद में आता है, एसिड पहले आता है, बेस बाद में आता है। ऐसे ही ब्लू, बी अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा और आर क्या आएगा, आर हमारा बाद में आएगा, ठीक है ना। ब्लू टू रेड, जैसे ए पहले आता है, एसिड पहले आता है, ठीक है। ऐसे ही बी और आर में से पहले कौन आएगा, ब्लू आएगा, बी आएगा ना। तो ब्लू टू रेड कहाँ जाएगा, ब्लू टू रेड जाएगा। समझ आ गया कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं अगर हम बेस की बात करें, बेस इसका अपोजिट करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड यही है हमारा, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कि जो एसिड है, एसिड क्या करेंगे, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड लिटमस पेपर में अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लू टू रेड करेंगे तो एसिड होगा, अगर रेड टू ब्लू करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और अगर दोनों पे डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ना ही वो एसिड है ना ही वो क्या है, बेस है, ठीक है, ना ही एसिड ना ही वो बेस है, क्लियर, समझ आ गया सेकंड पॉइंट। अब देखो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो होता क्या है कि लेट्स से कि जो मैं एसिड है मेरे पास, HCl ले लिया मैंने, HCl को मैंने वाटर में ऐड किया, HCl को क्या किया मैंने, वाटर में ऐड किया। अब देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो HCl क्या होती है, HCl तो गैस होती है, HCl क्या होती है, HCl तो इटसेल्फ क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वो उसको वाटर में से पास कराते हैं, वो वाटर सोल्यूबल गैस होती है, वो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल गैस होती है, ठीक है। हम उसको वाटर में से पास करा रहे हैं। अब वाटर जो गैस, जो HCl गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में रह जाएंगे, जो HCl गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, वो वाटर के अंदर रह जाएंगे। तो वहीं से हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा एसिड सॉल्यूशन बन गया, मतलब वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका है, ठीक है। तो HCl इटसेल्फ क्या था, गैस, हमने क्या किया, हमने उसको वाटर में डाल दिया, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या करेगा, वो यही उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। वो क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें H पॉजिटिव मिल जाएगा एक्वस, और एक हमें क्या मिल जाएगा, Cl नेगेटिव मिल जाएगा एक्वस, ठीक है। जो वाटर है ना, वाटर को मैंने अब एक्वस की फॉर्म में लिख दिया, ये वाटर को मैंने एक्वस की फॉर्म में लिख दिया, ओके। तो HCl से हमें H पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा, ओके। अब देखो जैसे वो, अगर हमारा HCl इनिशियली था, हमारा HCl क्या था, इनिशियल था, मतलब HCl गैस थी, तो वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हो रहे थे,
वो डिसोसिएट हो ही नहीं रही। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको वाटर में ऐड किया, जैसे मैंने क्या किया, उसको वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद क्या हुआ, वो डिसोसिएट हो गए। वाटर में ऐड करने के बाद क्या हुआ, डिसोसिएट हो गए। नॉर्मल वो डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो रहा था, वो डिसोसिएट हो गए। वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसको वाटर में ऐड किया था वो डिसोसिएट हो गए। अब मैं उसके अंदर से क्या करूँ, उस जैसे मान लो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं उसमें से, हम उसमें से मतलब जो वो हमारा सोल्यूशन ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जो हमारा सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो। ओके, तो वही है कि अगर हम किसी एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो कि जैसे ये हमारा है, मैंने ना यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दिया, मैंने क्या यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ से इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। तो देखो जैसे मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो इसमें करंट आ जाएगा, इसमें करंट आएगा। अब बीच में क्या, बीच में हमारा एसिड का सोल्यूशन है, बीच में हमारा एसिड का सोल्यूशन है। अब ये भी एक टर्मिनल है, ये भी क्या एक टर्मिनल है। ठीक है, अब मैं इस टर्मिनल में चेक करूँगा तो इस टर्मिनल में भी क्या आएगा, करंट आएगा। इस टर्मिनल में भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले इस टर्मिनल में करंट दिया, इस टर्मिनल से करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे चला गया, इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन से इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है। क्लियर, तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन एसिड का वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वैसे मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो दो रीजन से होती है। उसके पीछे क्या होता है, दो रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन होता है वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जो आयरन की रोड है, आयरन की रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना। रीजन वहाँ पे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन की रोड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ठीक है, सेकंड रीजन है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, यहाँ पे जो रीजन है वो आयंस का रीजन है। ठीक है, मतलब या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो या हमारे पास आयन हो। आयन मतलब कैटायन और एनायन। जैसे यहाँ पे ये कैटायन है, ये क्या एनायन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दो रीजन से होती है, वो कंडक्ट होती है। फर्स्ट रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सेकंड रीजन ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होती है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं वो आयंस की वजह से होती है वो। जैसे अगर आप प्योर वाटर लोगे, आपने क्या किया, प्योर वाटर लिया, तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। प्योर वाटर मतलब बिल्कुल डिस्टिलेट वाटर अगर आप लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या आयंस ही नहीं है। ठीक है ना, तो जब अगर आप प्योर वाटर लोगे तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। अगर जो नॉर्मल घरों में वाटर होता है वो क्या होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता, वो इम्प्योर वाटर होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। अब मैं इम्प्योरिटी की ये नहीं बात करा कि उसके अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो हम आरओ से रिमूव कर देते हैं वो नहीं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, तो वही इम्प्योरिटी का काम करते हैं। उसके अंदर क्या मिनरल्स है, वही क्या करते हैं, इम्प्योरिटी का काम करते हैं। मैं वो वाटर की बात कर रहा हूँ जो पूरा डिस्टिलेट मतलब है कि जिसको हमने डिस्टिलेशन से हमने उसको लिया हुआ है। जब हम उसको डिस्टिलेशन से लेते हैं उसके अंदर मिनरल्स भी नहीं होते, वो होता है हमारा बिल्कुल डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। रीजन वही है कि उसके अंदर आयंस ही नहीं है, उसके अंदर आयंस नहीं है। ओके, तो जो थर्ड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड aqueous solution of acid conduct इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस होंगे हैं। जब कोई भी आयंस होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वहां पे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, देखो हमने देखा ना कि जो एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल जिसमें HCl आएगा, H2SO4 आएगा और HNO3 आएगा। जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसनट्रेट भी है वो, ठीक है, अगर उसको हम स्किन पे डालेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी स्किन ही बर्न हो जाएगी। अगर हम उसको स्किन पे डालेंगे तो क्या हो जाएगी, स्किन ही बर्न हो जाएगी वो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एसिड अटैक, तो एसिड अटैक क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में वो HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी हो सकता है और HNO3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं
और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो हमारी स्किन है, स्किन को क्या करते हैं, स्किन को बर्न कर देते हैं, स्किन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। इसलिए अगर आप, जैसे आपकी लैब है, लैब के अंदर, स्कूल्स की लैब के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड रखना अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ कि स्कूल्स की लैब के अंदर आप कंसनट्रेटेड एसिड को नहीं रख सकते, ठीक है। तो वही है कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो क्या होता है, जो स्किन है, स्किन को क्या करता है, बर्न कर देता है वो, ठीक है, उसका कोरोसिव नेचर होता है। ओके, मेन से कौन कौन से एसिड आएंगे, HCl आएगा, H2SO4 आएगा और HNO3 आएगा, बाकी नहीं आएगा। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, नहीं आएगा, वो तो नॉर्मल होता है वो तो, ठीक है ना, वो तो क्या है हमारा वीक एसिड है, वो तो वीक एसिड नहीं काम करते इतना, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा हमें इरिटेशन करते हैं बस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्किन को ही बर्न कर देते हैं, वो उसका कोरोसिव नेचर होता है स्किन के टुवर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, strong acids have corrosive action on स्किन। उसका जो स्किन के टुवर्ड्स क्या होता है, स्किन को बर्न करते हैं, उसका कोरोसिव एक्शन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा H2SO4 अगर स्किन के ऊपर H2SO4 गलती से होगा तो जो स्किन है, स्किन को क्या कर देगा, वो ब्लैक कर देगा, स्किन को क्या कर देगा, वो ब्लैक कर देगा। वही अगर हम HNO3 की बात करें या फिर जो HCl की बात करें, वो स्किन को क्या करेगा, वो स्किन को येलो करेगा, वो क्या करेगा, स्किन को येलो कर देगा, ठीक है ना। तो वही है जो H2SO4 है कंसंट्रेटेड, वो स्किन को क्या कर देगा, वो स्किन को ब्लैक कर देगा। वहां से जहाँ पे एसिड लगा होगा वो स्किन क्या हो जाएगी, स्किन हमारी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। ओके, सेकंड बात करते हैं जो है कंसंट्रेटेड HCl या फिर HNO3, कंसंट्रेटेड HCl या फिर HNO3, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो स्किन है, स्किन को येलो कर देगा, ये करेगा, स्किन को ये येलो कर देगा। जो H2SO4 है वो क्या करेगा, वो ब्लैक करेगा। HCl और HNO3 क्या करेंगे, जो स्किन है उसको येलो कर देंगे, ठीक है, येलो कलर की वहाँ से स्किन हो जाएगी। बस स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे, क्योंकि ये क्या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, इसलिए स्कूल की लैब्स में ये रखना अलाउड ही नहीं है। और जो कॉलेज की लैब्स होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी जो लैब अटेंडेंट होता है उसी की देख रेख में बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। बच्चों को नॉर्मल भी वहाँ पे भी इतने आसानी से नहीं देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो क्या अब नेक्स्ट बात करेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की, ठीक है। देखो पहले हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो नाम में केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, उसका कलर, साइज, उसके बारे में बात करें, नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। जब केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कि जो एसिड्स है ऐसी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट करेंगे रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये तो हमने कई बार कर लिया है कि जो एसिड है, एसिड की जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमें क्या देगा, हमें सोल्ट प्लस वाटर देगा, हमें क्या देगा, सोल्ट प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो जो एसिड है, एसिड क्या करेगा, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड्स रिएक्ट विद बेस, एसिड्स रिएक्ट विद बेस वाटर, क्या देगा हमें, सोल्ट एंड, सो एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या देंगे हमें, सोल्ट और वाटर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने HCl ले लिया, HCl क्या है, एसिड है। बेस ले लिया मैंने NaOH, NaOH क्या है, बेस है। अब दोनों को एक्वा सॉल्यूशन में लेना है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे तभी वो एसिड होंगे और तभी वो क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। सबसे पहले पानी निकाल दो, यहाँ पे पानी निकाल दिया हमने H2O, ठीक है। यहाँ से H, यहाँ से H, 2H और यहाँ से O, H2 निकल गया बाहर, क्या बचा, NaCl, क्या बचा, NaCl बचा, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 और कोई और बेस ले लो,
लेट्स से कि हमने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये भी हमारा बेस है। क्या मिलेगा यहाँ से, सबसे पहले पानी निकाल दो H2O, ठीक है। ओके देखो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाएंगे, H2O, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 2 H है, तो H2O भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। यहाँ से Ca और यहाँ से SO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारा सोल्ट होगा और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वाटर हो गया। ये हमारा सोल्ट होगा, ये क्या होगा हमारा वाटर होगा, ठीक है। तो कभी भी हम एसिड को रिएक्ट करेंगे बेस का तो क्या मिलेगा हमें, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक उसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी है, ओके। नेक्स्ट हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्या है, रिएक्शन विद मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जब कभी हम एसिड को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किससे, मेटल से। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, जब कभी हम एसिड को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे किससे, मेटल से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, ठीक है। अब देखो लेट्स से कि मैंने मेटल ले लिया, मैंने लिया जिंक, मैंने क्या लिया, जिंक मेटल ले लिया, ठीक है। ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं कि जिंक क्या लिया, जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। हमने उसको HCl के सोल्यूशन में डाल दिया, हमने क्या किया, उसको HCl के सोल्यूशन में ऐड किया, ठीक है। जैसे हमारा HCl और हमने क्या किया, जिंक डाल दिया, ओके। अब ये ध्यान रखना कि जो HCl है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ओके। तो क्या बनेगा यहाँ से, एक तो यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, एक तो क्या निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व आउट हो जाएगी। और क्या निकलेगा, देखो यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी और यहाँ से Zn और यहाँ से Cl, यहाँ से Zn और यहाँ से Cl, तो ZnCl2 बनता है, ZnCl2 बनता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक जिंक, यहाँ से 2 Cl, क्या बन गया, ZnCl2, और यहाँ से एक H और 2 H, तो क्या बन गया, यहाँ से H2 गैस यहाँ से इवोल्व आउट हो गया है, ओके। ऐसे ही कर सकते हैं अगर हम जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में प्लेस करें, अगर हम जिंक को क्या करें, डाइल्यूट H2SO4 में प्लेस करें, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल दोगे, सबसे पहले आप निकाल दोगे हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले क्या निकाल दोगे आप, हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे। यहाँ से जिंक, यहाँ से SO4, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ से जिंक, यहाँ से SO4, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी जिंक ने क्या किया, जिंक ने यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या खुद आ गया, तभी क्या हुई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व आउट हुई है, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पे कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से क्या होंगे, मेटल होंगे। यहाँ पे सारे मेटल होंगे, वो क्या होंगे, जो हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जो हाइड्रोजन से क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वही मेटल यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, जैसे कॉपर है, कॉपर नहीं काम करेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ओके। जो एसिड्स हैं, एसिड ज़्यादातर हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं, जैसे हम ज़्यादातर डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। मिनरल एसिड्स की हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शंस में, हम वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात नहीं करते। जो हम रिएक्शंस कराते हैं, जो हम लैब में बात करते हैं, वो मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात हम नहीं करते, ठीक है। तो जब भी हम मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, H2 गैस को लिबरेट करेगा, H2 गैस को वोल्ड आउट करेगा, H2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, उसका रिस्पेक्टिव उसका सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारी रिएक्शन विद मेटल, डन। ओके, नेक्स्ट जो हमारी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, कि जो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
कार्बोनेट के साथ एंड बाई कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना। देखो हमें पता है कि जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट जैसे CO3 नेगेटिव, जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट आयन, मैंने आपको लिखवाया था ऑक्सीडेशन नंबर में, CO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट आयन ये क्या होता है, HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसके होंगे, मेटल के होंगे। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसके होंगे, मेटल के होंगे, ठीक है। लेट्स से कि जैसे मैं सोडियम का ले लेता हूँ, NaCO3 के साथ कराऊंगा तो Na2 आएगा यहाँ पे, CO3 Na2CO3, क्योंकि Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाइकार्बोनेट, सोडियम का ही बाइकार्बोनेट लूंगा तो क्या होगा, NaHCO3, ठीक है। ऐसे मैं कैल्शियम का भी ले लेता हूँ, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो ग्रुप 2 में लाई करता है, ठीक है। और कार्बोनेट के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव। सो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, HCO3 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कैल्शियम 1 आएगा, HCO3 क्या आएगा, 2 आएंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 4 ले लिए हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, ओके। चलो जी, सबसे पहले मैं लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैं कराऊंगा एसिड के साथ। एसिड कौन सा है हमारा, HCl है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन में कराऊंगा एसिड के साथ। एसिड कौन सा है हमारा, हमने लिया HCl, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब कभी भी एसिड जो कार्बोनेट के साथ या फिर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सोल्ट। वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सोल्ट, ये वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो हमारा एसिड है, एसिड की रिएक्शन जब कोई भी किसके साथ होगी, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर प्लस में क्या मिलेगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। प्लस में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। जब कभी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ओके, देखो ये हमारा एसिड है, ये क्या हो गया हमारा कार्बोनेट, ये एसिड है, ये क्या हो गया हमारा कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या लिख दो, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा प्लस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी बाहर। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ओके। अब देखो क्या बचता है यहाँ पे, देखो CO3 में से CO2 निकल गया, CO3 में से CO2 निकल चुका है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया ये H2O। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया H2O। बचा क्या, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो क्या बनेगा ये NaCl। कितने NaCl, 2 NaCl। कितने NaCl बनेंगे, 2 NaCl बनेंगे, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने, इसको मैं चलो करा देता हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाइल्यूट लेंगे, हम ज़्यादातर हम जो रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट के साथ ही करेंगे यहाँ पे, ओके। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक हमें पानी मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, CO2 गैस निकलेगी। हमें पानी मिलेगा और क्या निकलेगी, यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, ओके। अब देखो यहाँ CO3 में से CO2 निकल चुका है, CO3 में से CO2 निकल चुका है, बचा क्या यहाँ पे ऑक्सीजन, बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, ओके। अब देखो
बचेगा क्या, एक Na बचेगा और एक SO4 बचेगा। तो हमें पता है कि NaSO4 क्या होता है, Na2SO4, Na2SO4। ठीक है, अब देखो वहाँ पे Na कितने आए, 2 आएंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब रिएक्शन को बैलेंस करो, देखो 2 Na, वहाँ पे भी 2 Na। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2 ये है और 2 ये, 4, 2 ये और 2 ये 4, तो यहाँ पे 2 आए सिर्फ, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6 और 4 10, 10 में देखो 4 यहाँ पे आ गई और 2 यहाँ पे 6, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे देखो कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो रिएक्शन को आपने सही से बैलेंस करना है इसको। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, ये अब क्या होगी, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो कभी हम मेटल को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड को, तो क्या होगा वहाँ पे जो हमें सोल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वहाँ से। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को भाई मैं पहले HCl के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दोगे, सबसे पहले यहाँ पे वाटर लिख दोगे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दोगे। ठीक है, देखो यहाँ से CO2 चला गया और यहाँ से, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और CaCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट कर लो सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कर दो, HCl से करा दो या फिर H2SO4 के साथ करा दो। मैं HCl के साथ करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट लिख दोगे, क्या निकलेगा प्रोडक्ट, H2O प्लस CO2। अब सोल्ट देखो, सोल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम है मेन और यहाँ पे क्या Cl, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, रिएक्शन को क्या कर दो, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे आ गया 2। अब रिएक्शन को देखते हैं, चलो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, हाइड्रोजन कितने देखो 2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से 2, यहाँ से 4, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कार्बन, कार्बन में कितने 2, तो यहाँ पे कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से 6, और Cl क्या हो गया, बैलेंस। तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारी ये बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो कभी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्ट, हमें वाटर, साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके ओके, नेक्स्ट हम जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे वो करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जो फोर्थ करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। डन। अब देखो हमें पता है कि हमने जब मैंने आपको बताया था कि जो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सबसे फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया था। और मैंने आपको लास्ट में एक और बताया था, रिकॉग्नाइजेशन की बताई थी कि जो नॉन मेटालिक एसिड, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर बेसिक होगा। उनका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड इनका नेचर कैसा, इनका नेचर बेसिक है। और एक क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर एसिडिक होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे। ठीक है, ओके। देखो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब देखो हमें रिएक्शन किस साथ करनी है, हमें रिएक्शन करनी है एसिड की। हमें एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना, तो एसिड को रिएक्ट कराएंगे किस साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। देखो एक बार इसको, हमें रिएक्शन करानी है एसिड की, हमें रिएक्शन किसकी करानी है, एसिड करानी है। किसके साथ करानी है, हमें करानी है मेटल ऑक्साइड के साथ, हमें साथ करानी है मेटल ऑक्साइड के साथ करानी है। अब देखो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसका मतलब है कि हम एसिड की और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब कि हम एसिड की और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, और एसिड की और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। ये तो हम बचपन से पता है, हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, तो एसिड की रिएक्शन अगर हम कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है। मेटल ऑक्साइड कैसा है, वो बेसिक है। तो एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या मिला हमें, सोल्ट प्लस वाटर मिला। एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर मिला। ठीक है, तो यही आपने याद रखना है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा।
ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। लेट्स से कि हमारे पास एसिड है, वही हमने HCl ले लिया। जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल जैसे मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड MgO, मेटल का ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे HCl, यहाँ पे क्या हो गया MgO हो गया, यहाँ पे HCl और यहाँ पे क्या आ गया MgO आ गया, ठीक है। अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि हमारे एक अलग से चैप्टर आएगा जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे हम बिल्कुल उसको देखेंगे भी कौन कौन से हमारे पास मेटल्स और कौन कौन से नॉन मेटल, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे। क्लियर। अभी के लिए जैसे आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है, पहली बात तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, आपके रूम में अंदर आपके पास पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जब आप राइट हैंड साइड देखोगे, जैसे जैसे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। ओके, इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड यहाँ से एक जिगजैग लाइन जा रही है, इस तरह से एक जिगजैग लाइन जा रही है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड तो ऐसे एक जिगजैग लाइन जा रही है। अब जो जिगजैग लाइन की इस तरफ होती है, जो जिगजैग लाइन की क्या होती है, लाइन की इस तरफ होती है, इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब जो जिगजैग लाइन के इस तरफ है, मतलब ये सारा पोर्शन और ये इंक्लूड ये सारा इंक्लूड, इसको इंक्लूड कर दो आप ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये क्या होंगे, ये हमारे मेटल होंगे, ये क्या होंगे, ये हमारे मेटल होंगे, ठीक है। अब जो लाइन के ऊपर आते हैं, जो क्या आते हैं लाइन के ऊपर आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मेटलॉइड बोलते हैं या फिर सेमी मेटल भी बोलते हैं। मेटलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करे, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा मत देखो, अभी देखो कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, क्लियर, उसको छोड़ दो अभी, डन। तो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल है, बहुत सारे मेटल है यहाँ पे। मैं पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 किसी का भी ले सकता हूँ। मैग्नीशियम यहीं कहीं लाई करता है, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे हम एसिड की, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो सबसे पहले तो आपने वाटर को लिख देना है H2O। सबसे पहले क्या करना है, आपने वाटर को लिख देना है H2O, डन। ओके, अब क्या बचा, देखो यहाँ से H गया, यहाँ से हो गया, तो बचा क्या Mg और Cl, क्या बचा Mg और Mg क्या बनता है MgCl2, क्या बनता है MgCl2। यहाँ पे 2 कर दोगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या देंगे, सोल्ट प्लस वाटर देंगे। बस अब की बार बेस को डायरेक्ट बेस नहीं बोला, बेस की जगह क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। और मेटालिक ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं वो भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जैसे मैं ले रहा हूँ, लेट्स से कि आप ले लो पोटेशियम ऑक्साइड K2O, और मैं इसे रिएक्शन करा रहा हूँ एसिड के साथ, मैंने करा दिया H2SO4 के साथ, मैं H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हो, सबसे पहले पानी जो निकलेगा उसको साइड में लिख दोगे, जो पानी निकलने वाला है उसको पहले ही साइड में लिख दोगे, डन। यहाँ से H गया, यहाँ से हो गया, तो यहाँ से H2 चला गया, बचा क्या, यहाँ पे K बचा और SO4 बचा, तो हमें क्या मिलेगा K2SO4, हमें क्या मिलेगा K2SO4। तो रिएक्शन को देखो बैलेंस है, यहाँ पे 2 K, यहाँ पे भी 2 K, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 5, 4 वहाँ पे 1 5, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 सल्फर 1, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारी बैलेंस है, रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ओके। तो देखो ये हमारी 4 मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई है, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद जो है हमारा कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी और जो है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की, बट वो हमारी अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, उसको हम बाद में स्टडी भी करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी में और थोड़ा बहुत लगा लो कि एनसीईआरटी से भी थोड़ा एग्जाम्पलर तक के क्वेश्चन आपके इनसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना करो, और जो थोड़ी बहुत रिएक्शंस रहेंगे उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डन। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए, हर एक के मैंने 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स लिखवाए, तो कुछ भी आपने एग्जाम्पल्स अपने आप भी लिखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपने अपने आप लिखने हैं, अपने आप लिखने की ट्राई करनी है, बन जाएंगे एग्जाम्पल्स, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, आपको रिएक्शंस लिखनी आ जाएंगी, ठीक है। तो 1-1 2-2 एग्जाम्पल्स आपने अपने आप भी इसमें ट्राई करने हैं, डन।